अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकंट x प्लस टेंजेंट y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने टेंजेंट y dy बाई डी एक्स को इधर ही रखा, सीकंट को इधर राइट पे ले आया, मनफी सीकंट x। अब ये जो dx डिनोमिनेटर में है ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट y dy इक्वल टू मनफी सीकंट x dx। जब ये y वाली टर्मों के साथ dy और x वाली टर्मों के साथ dx आ गया, तो अगला स्टेप है हमारा इंटीग्रेट करना। तो मैंने मनफी जो है ना वो इधर टेंजेंट की तरफ लगाया है, वो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। आप ना भी लगाते तो भी काम हो जाता। मनफी टेंजेंट y dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकंट x dx, यानी ये जो मनफी था ना ये मैं इधर ले आया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ मनफी टेंजेंट y dy इक्वल टू इंटीग्रल सीकंट x dx। अब देखें मैंने इधर मनफी इसलिए लगाया था कि टेंजेंट को मैंने लिखा ना साइन ओवर कास, तो कास का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि मैं टीचर था, मुझे तो फ़ौरन पता चल गया, आपसे ये गलती भी हो सकती है। तो कोई गलती नहीं, आप अगर मनफी इधर रहने देते तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता, आपको कास का डेरिवेटिव बनाने के लिए एक मनफी यहाँ बाहर लगाना पड़ता। वो मनफी इधर जो मनफी होता ना, ये जो मैंने इधर से लाया था वो इधर ही रहता, वो मनफी और वो मनफी कैंसिल हो जाते, बात फिर भी उधर ही थी। तो इसलिए ये नहीं घबराना कि जी ज़रूरी हमने इधर ही मनफी रखना। आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको एक मनफी यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ वाला मनफी डेरिवेटिव के साथ लगा रहेगा, और यहाँ वाला मनफी इधर वाले मनफी से फिर ख़त्म हो जाएगा अगर आपने मनफी पहले इधर रखा। अब देखें कास का ऊपर मनफी साइन डेरिवेटिव मौजूद है, तो डेरिवेटिव इग्नोर, लॉग ऑफ कास बाय डिनोमिनेटर का लॉगरिथम ले लिया, इक्वल टू सीकंट का आपको मैंने बताया हुआ है कि इंटीग्रल होता है लॉग सीकंट x प्लस टेंजेंट x। अब चूंकि y वाले टर्म के साथ लॉगरिथम है तो कांस्टेंट के साथ भी लॉगरिथम लगा दिया। अब राइट पर दो टर्म्स हैं जिनके साथ लॉगरिथम है और वो आपस में लॉगरिथम ऐड हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। लॉग ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, c ब्रैकेट में सी एक्स प्लस सीकंट x प्लस टेंजेंट x। अब देखें इधर भी लॉगरिथम इधर भी लॉगरिथम, तो आपने दोनों तरफ से लॉगरिथम हटा देना है, तो cos y इक्वल टू c सीकंट x प्लस टेंजेंट x। ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये सवाल छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये साथ ना रफ में लिखा हुआ है कि cos y का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है, और ये साथ ब्रीफिंग आपके लिए लिख दी है। इसी तरह इसको आप देखें क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, यहीं तक है इंपॉर्टेंट है, छोटा सा। e की पावर x प्लस e की पावर मनफी x डी बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x मनफी e की पावर मनफी x। देखो ये रकमें सारी x वाली हैं, ये dy के साथ नहीं रहेंगी, तो dy वाली जो है ना टर्म अकेली इधर रहेगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आके डिवाइड कर देंगी और ये dx यहाँ साथ आ जाएगा। अब इंटीग्रेट जब किया तो इंटीग्रल 1 dy, सिर्फ y को dy को मैंने 1 dy लिख दिया। इधर इंटीग्रल ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर मनफी x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर मनफी x। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उस पर करेक्शन कर लेना। ये e की पावर x मनफी की पावर मनफी x है, तो यहाँ गलती से प्लस लिखा गया है, अभी मैंने इसको मनफी कर दिया है। आपने इसको मनफी ही कंसीडर करना है, और जो नोट्स मैंने भेजे हैं वहाँ करेक्शन कर लेनी है। तो अब देखें जब आप इंटीग्रेशन लेने लगे, 1 का इंटीग्रल y के लिहाज से y होगा, तो मैंने लिखा y इक्वल टू, ये बड़े गौर से देखें, वैसे मुश्किल नज़र आती है। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, वो मौजूद है। e की पावर मनफी x का डेरिवेटिव होता है मनफी e की पावर मनफी x, क्योंकि e की पावर मनफी x उसी तरह 7 पावर का डेरिवेटिव मनफी 1। ये देखें ज़रा रफ वर्क इसका, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर मनफी x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव उसी तरह 7 पावर का डेरिवेटिव 1 प्लस e की पावर मनफी x उसी तरह 7 पावर का डेरिवेटिव मनफी 1, तो वो मनफी इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यूं e की पावर x मनफी की पावर मनफी x, इसका ये डेरिवेटिव बना। तो यही बात है यहाँ भी कि देखें ये जो डिनोमिनेटर है इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इग्नोर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का लॉगरिथम आ जाएगा। तो यही बात हमने लिखी है y इक्वल टू लॉग
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी एक्स, इसलिए कि इस टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था और इसको मनफी कंसीडर करना है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 3.8 जो है ये ख़त्म हो गई है। एक दो बातें मैंने आपको अभी और साथ बतानी है, वो कौन सी हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, इन्हें ज़रा प्लीज़ देखें। वो बातें ये हैं कि कभी कभी आता है जी जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो अभी जितने मैंने आपको 3.8 के क्वेश्चन करवाए हैं ना, उनका जो जवाब आया ना उसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। यानी जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट सी रहे, और दूसरा होता है जी पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन ये होता है कि क्वेश्चन में साथ शराइत दी होती हैं कि उन शराइत को आपने इस्तेमाल करके न उस सी की वैल्यू ला के उस जनरल सोल्यूशन में पुट करनी होती है, तो वो पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। जैसे आप ये बुक पर एक दो सवाल देखेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन समझाने के लिए हैं। बुक का ये क्वेश्चन नंबर 19 देखें। आपको कहा गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका जनरल सोल्यूशन मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भाई इस x को उठा के इधर ले आएंगे, फिर वहाँ से x कॉमन लेंगे, x वाले रकमों के साथ dx, y वालों के साथ dy, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उस इंटीग्रल में एक c भी आएगा। अब शुरू की शराइत यहाँ दी हुई हैं कि जब y 1 है तो x 0 है, तो आप उस जनरल सोल्यूशन में x की जगह 0, y की जगह 1 पुट करेंगे, c की कीमत निकल आएगी, तो वो c की कीमत जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे तो वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह ये दो बातें आपने याद रखनी है। जनरल सोल्यूशन कौन सा होता है जी, जिसमें सी होता है, और पार्टिकुलर जिसमें दी गई शराइत के मुताबिक, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताया था, और वो जो दी हुई शराइत होती है ना उनको कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। तो ये डेफिनेशन है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो जो सी होता है उसको आरजी कांस्टेंट कहते हैं, इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन of differential equation. For example, log of y equal to x plus c is a general solution of a differential equation 1 over y dy by dx equal to 1 का। ये एग्जांपल वो जो थी ना पहली, जो मैंने आपको एग्जांपल 4 समझाई थी, ये उसी को मैंने दोबारा लिख दिया है, उसका सोल्यूशन ये आया था। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको शराइत दी होती, मतलब वही शराइत थी ना, x क्या था जी 0, y क्या था 1, तो यहाँ पुट करते तो y1 लागा 1 क्या हो जाता 0, x की जगह भी 0 पुट करना था तो c की वैल्यू क्या आ जाती 0। तो इस सोल्यूशन में जब आप c की जगह 0 रखते वो ख़त्म हो जाता, तो लागा y इक्वल टू x, ये हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता। तो द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस इज कॉल्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या होती हैं, वो जो मैंने अभी कहा था ना क्वेश्चन नंबर 19 में y1 x 0, तो इस तरह जो शराइत दी होती हैं इनको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। इसी तरह ये फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना के दे दिया है, डिफाइन इनिशियल कंडीशंस। तो द आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी वो जो c है, इन्वॉल्विंग इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस सोल्यूशन की बात हो रही है, जनरल सोल्यूशन की। इक्वेशन कैन बी डिटरमन बाय सम गिवन कंडीशन, जैसे उस सवाल में दिया हुआ था ना y1 x 0, सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। ये बुक पर जो कंडीशन दी हुई है ना y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। तो ये चूंकि बातें ऑब्जेक्टिव में आती हैं मैंने इसलिए आपको समझा दी हैं। अब ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये इस तरह का सवाल आया कोई नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आ सकता है। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये बात अगर आप आम अल्फाज में समझ लें, शायद यहाँ से बात क्लियर ना हो। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये आपको जितने क्वेश्चन दिए गए ना, कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 यानी ऑर्डर 1 की दी हुई है, तो उसमें एक एक कांस्टेंट आया है। अगर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर वाली दी होती तो उसका ऑर्डर क्या इतना था 2, तो उसमें कांस्टेंट भी 2 दफ़ा आता। आप पहली दफ़ा इंटीग्रेट करते ना
तो जो डी स्क्वायर वाई था ना वो डी वाई बाई डी एक्स में बदलता, एक इंटीग्रल और एक डेरिवेटिव ख़त्म होते तो उसके साथ आप लिखते एक कांस्टेंट जिसको C1 कहते हैं। फिर दोबारा जब आप इंटीग्रेट करते तो उसको दूसरा इंटीग्रल ख़त्म करने के लिए तो एक और कांस्टेंट आता C2। तो ऑर्डर 2 था तो कांस्टेंट 2, ऑर्डर 3 थे तो कांस्टेंट 3, और अगर ऑर्डर n हो तो कांस्टेंट भी कितने आएंगे, n आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है। अब आप ये वाला ऑब्जेक्टिव देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी किसी, यही बात मैंने उर्दू में लिख के दी है, जितनी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर या डिग्री होती है इतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी C1, C2, C3 सो ऑन आते हैं। तो इस तरह अब आपका ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। ये ऑब्जेक्टिव मैंने साथ आपको क्लियर करवा दिए। अल्लाह हाफिज़।